हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में स्वागत है। आज मैं सागर ध्यानी आपके लिए कोशिका विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लाया हूं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आशा है कि ये आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ये कुछ चयनित प्रश्न हैं जो कि पिछले ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। गाइस, वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। तो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार ऑप्शन दिए हुए हैं कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, एंडोप्लाज्मा या एक्टोप्लाज्मा। तो गाइस आपका जो आंसर होगा वो होगा जीव द्रव्य, यानी कि जीव द्रव्य जो कि प्रोटोप्लाज्म है वही कोशिका का आधार, भौतिक आधार होता है, यानी कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। क्योंकि ये कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, दोनों रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी जो खोज की बात करें, देखिए इसकी खोज सर्वप्रथम परकिंजे के द्वारा 1840 में किया गया। उन्होंने कहा कि ये एक प्राइमरी सब्सटेंस होता है जो कि सेल में उपस्थित होता है, यानी प्राथमिक पदार्थ होता है, और ये कोशिका की जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। प्रोटोप्लाज्म ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रोटो का मतलब होता है प्राइमरी एंड प्लाज्म का मतलब होता है सब्सटेंस, यानी प्राइमरी सब्सटेंस। ये कोलाइडी स्ट्रक्चर्स का होता है, यानी कि जेली लाइक संरचना होती है, ठीक। और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लगभग 34 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिनमें मुख्य तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन एटसेट्राज हैं, ठीक। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जो लगभग 60% होता है, 60%। और सबसे कम मात्रा आयरन की होती है, Fe की होती है, जो 0.001% होता है, ना के बराबर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में ऊर्जा का उपलब्ध स्रोत है। जीवों में ऊर्जा का उपलब्ध स्रोत क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं TPN, ATP, ADP और PGAL। सबसे पहले ये जानिए कि ऊर्जा, एनर्जी कहाँ से मिलती है। शरीर को एनर्जी का जो हाउस कहा जाता है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम स्थल में ऑक्सीजन पहुंचती है और वहाँ से अनेक रिडक्शंस के फलस्वरूप, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के फलस्वरूप ATP को प्रोड्यूस करती है, जो कि एनर्जी के क्या होंगे, स्रोत होंगे। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर होगा ATP। ATP ऑक्सीसोम स्थल में क्रैब साइकिल्स के चलने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जिसमें सक्सिनिक एसिड NADPH में कन्वर्ट होता है, तथा कन्वर्ट के समय ADP ATP में चेंज होती है, ठीक, तथा CO2 और H2O सेल से मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA की द्विआलिक संरचना प्रस्तुत की थी, यानी DNA का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो DNA का डबल हेलिकल मॉडल वाटसन तथा क्रिक के द्वारा प्रस्तुत की गई। वाटसन और क्रिक ने कहा कि DNA दो स्टैंडर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो स्टैंडर्ड जो कि एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक, इस प्रकार से पैरेलल होते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं जैसे चेन की भांति, इस प्रकार से। और इसमें बताया कि DNA की जो एक पिच की लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और उस पिच के अंतर्गत या उस पिच के अंदर लगभग अपोजिट बेस पेयरों का 1 से 10 तक क्या होता है, सीक्वेंस होता है, यानी 10 पेयर होते हैं इसमें जो कि अपोजिट होते हैं। एक अपोजिट बेस से दूसरे अपोजिट बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा इन जो
कुंडली संरचना है उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, इसमें इसने कुछ बताया। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा द्विवलिक संरचना को प्रस्तुत या प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है राइबोसोम का केंद्र होता है। तो गाइस देखिए, राइबोसोम का केंद्र माना जाए तो राइबोसोम का केंद्र ऑप्शन दिए हुए हैं श्वसन के या प्रोटीन संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण का होता है या वसा संश्लेषण का होता है। तो राइबोसोम का केंद्र होता है प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम में स्थित होता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित होते हैं। दो प्रकार के एंडो रेक्टिकुलम प्लाज्मा या एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम होते हैं, ER होते हैं। एक होता है रफ R और एक होता है स्मूथ S। जो R होता है उसमें राइबोसोम स्थित होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इनमें rRNA होता है, ठीक, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में उत्तरदायी होता है। rRNA tRNA में पहुंचाता है और tRNA प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन का नियमन करता है। तो इस प्रकार से इसमें इस संश्लेषण में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि कोशिका का सिद्धांत क्या है। कोशिका का सिद्धांत जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिक हुए जर्मनी के, एक हुए स्लीडन और दूसरे हुए श्वान। स्लीडन के द्वारा 1838 में, सॉरी 38 में, इसमें 38 है, 1838 में पादप कोशिका को पादपों के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा गया। इसी प्रकार से श्वान के द्वारा 1839 में कोशिका को जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा गया। तो ये 2 वैज्ञानिक हुए जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। एक जो स्लीडन है वो बॉटनिस्ट हैं और जो श्वान है वो जूलॉजिस्ट हैं। तो आपका आंसर होगा कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के प्यूरिन्स हैं। देखिए ऑप्शन है आपके पास यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीएनए, मेनली डीएनए 3 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें बेस, दूसरा आता है इसमें शुगर और तीसरा आता है आपका फॉस्फेट। ठीक, जो बेस होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। शुगर इसमें पेंटोस शुगर होता है और फॉस्फोरस इसमें होता है S3PO। यदि बात करें बेस की तो बेस 2 हैं, पिरिमिडीन, प्यूरिन में 2 प्रकार के बेस पाए जाएंगे, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पायरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन उपस्थित होंगे। देखिए प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होंगे, यहाँ एडेनिन और ग्वानिन का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। तो देखिए कोशिका में, सेल में आरएनए प्रोड्यूसर डीएनए को माना जाता है, यानी कि डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए बनता है। तो बात करें कि आरएनए डीएनए कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाएंगे, तो वो होंगे आपके आंसर 3 प्रकार के। देखिए वो 3 प्रकार के आरएनए हैं आपके। फर्स्ट आरएनए है आपके पास एमआरएनए, जिसका निर्माण ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होता है, एमआरएनए। नेक्स्ट है आपके पास आरआरएनए, जो कि राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन संश्लेषण में इसी का मेन काम होता है। और नेक्स्ट रहता है टीआरएनए, जो कि कोडेड करता है, एक कोडेड फॉर्म में कहाँ पहुँचता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है कोडेड फॉर्म में, टीआरएनए। तो ये कुछ आपके पास ये ट्रांसलेशन में इसका योगदान है। तो इस प्रकार से आपके पास तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन ऑप्शन दिया हुआ है, स्लाइडेन ने, श्वान ने, रॉबर्ट हुक ने या लुई वॉन हॉक ने। तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। देखिए रॉबर्ट हुक ने, आपको पता है कि 1665 में कॉर्क की झिल्ली में सेल को डिस्कवर किया और
किसके थ्रू देखा गया? माइक्रोस्कोप के, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू से देखा गया। यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी खोज कोशिका से पहले हो गई, लेकिन हुई 1665 में ही। यानी आपके पास कभी क्वेश्चन आएगा कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो वो की आपकी रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में की। इसी प्रकार से सेल की खोज कब की? 1665 में। किसके द्वारा हुई? रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई। और साथ में ये आएगा कि किसकी झिल्ली में देखा, तो कॉर्क की झिल्ली में देखा, और लाइक हनीकॉम्ब देखा, यानी कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिला कि एक मधुमक्खी का छत्ता हो, जैसे ईंटों की दीवार होती है ना, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, तो ऐसे आपका सेल का स्ट्रक्चर देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप व जंतु कोशिकाओं में निम्न में से कौन सी बात महत्वपूर्ण है और भिन्न है? ठीक, देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का पाए जाने का मतलब है कि इसका जो शेप होगा, साइज़ होगा, वो डिफरेंट होगा और साथ में हार्ड होगा। और जो सेल वॉल बनी होगी, बाहरी लेयर होगी कोशिका की, और ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान दीजिए, तो आंसर नंबर सी आपका सही होगा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि गुणसूत्रों का मुख्य कार्य है। देखिए गाइस, गुणसूत्रों का जो मुख्य कार्य है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम, क्रोमेटिड से क्रोमोजोम का निर्माण हुआ, और क्रोमोजोम आपके गुणसूत्र हुए जो कि मनुष्य में 23 पेयर में पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में से आपके 44 जो क्रोमोजोम होंगे वो आपके ऑटोजोम्स होंगे, और 2 आपके होंगे सेक्स क्रोमोजोम। मेल में XY और फीमेल में XX। तो टोटल आपके पास 46 गुणसूत्र होते हैं, और ये गुणसूत्र आपके लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को बनाए रखते हैं। ठीक, माता पिता के कैरेक्टर्स कुछ हमसे मिल रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स हमारे बच्चों से मिलेंगे, तो ये एक कैरेक्टर्स को संजोते हुए चलेंगे और आगे वेरिएशन उत्पन्न करेंगे, नए स्पीसीज का निर्माण करेंगे। तो गुणसूत्रों का मुख्य कार्य होगा माता पिता के द्वारा या माता पिता से संतानों में लक्षणों को वंशानुगत करना। नेक्स्ट है ATP बनता है। तो गाइज देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ATP बनता है, तो हमने पढ़ा कि ATP बनता है आपके ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप। ऑक्सीजन जब की प्रोसेस पूरी होती है, श्वसन की प्रोसेस होती है, तो ATP प्रोड्यूस होता है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में। होता है कि नहीं होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक जीनी पदार्थ है। तो गाइज आवश्यक जीनी पदार्थ क्या है? इसमें आपका आंसर होगा कि आवश्यक जीनी पदार्थ DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल किसके लिए उत्तरदायी होगा? आपका जेनेटिक मटेरियल एक जेनेटिक होगा, जीनी होगा, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? जाएगा। तो आपका आंसर होगा DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलोप्लास्ट का कार्य होता है। गाइज यहाँ पे एक नाम है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट लवकों से रिलेटेड है, यानी कि लवकों को क्लासिफाइड किया गया है, जो आपके प्लास्ट होते हैं या प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड को मेनली 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, फर्स्ट आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, पादपों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पादपों की पत्तियों का रंग हरा होता है, और सूर्य के प्रकाश को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, जो कि A और B नाम से उपस्थित होती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आती है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पूरा योगदान करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णिलवक। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, जैसे लाल रंग किसी फल का होना, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, पीला रंग जेंथोफिल के कारण, तो इस प्रकार से ही कुछ पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट आपके मुख्य तौर पर कलर्ड होते हैं, जेंथोफिल, कैरोटीन वगैरह। ठीक, नेक्स्ट आपके पास अवर्णिलवक या ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट मेनली 3 प्रकार के होते हैं, प्लेटीप्लास्ट हो गया, ठीक, या आपके पास एमाइलोप्लास्ट हो गया। इस प्रकार से इसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो जो एमाइलोप्लास्ट है वो आपका मांड का संग्रह करने के लिए होता है। ये मेनली स्टेम में पाया जाता है और कलरलेस होता है। ये कंद में पाए जाने वाला है, जो कि एमाइलोप्लास्ट है, कंद में पाया जाएगा। और आलू में खाद क्या करेगा? वहाँ पाया जाएगा जहाँ क्या होता है? खाद्य
संग्रहित रहता है जहाँ, ठीक, ट्यूबस संरचना में नीचे आलू में वहाँ पाया जाएगा। तो ये आपका मांड का संग्रह या स्टार्च का संग्रह करने में इसका योगदान है। नेक्स्ट है डीएनए में उपस्थित पेंटोस शर्करा है। तो डीएनए में हमने कहा, अभी हमने कुछ देर पहले डीएनए की बात की थी कि 3 कंपोनेंट्स है, तो इसमें पाया जाता है आपका डीएनए के फुल फॉर्म में से ही स्पष्ट हो रहा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें पाया जाएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो पेंटोस शुगर होगी वो होगी आपकी C5H10O11, C5H10 यानी पेंटोस शुगर, 5 कार्बन पाए जाएंगे इसमें, जबकि हेक्सोस शुगर क्या होती है C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं या फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक, वो हेक्सोस शुगर है, ये आपका पेंटोस शुगर है। तो पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज होगा आपका, जो कि डीएनए में पाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण के स्थान हैं। तो कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण के स्थान कहाँ होंगे आपके, वो होंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रोसेस होती है, ठीक, उसके ऑक्सीसोम स्थल में जहाँ से एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये सारी प्रोसेस हमने अभी आगे पढ़ी हुई है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ आपसे विनती है कि आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे।